हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल वो कौन था का 5वां भाग। सोहनलाल सुबह 9 बजे ही गोवा चला गया था। देवराज चौहान 10 बजे बंगले से निकला और पाली हिल इलाके में जा पहुंचा, जहाँ एक से बढ़कर एक शानदार और बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। इन्हीं में से किसी एक बंगले में गजानंद पाटिल रहता था। 1 घंटे में देवराज चौहान ने मालूम कर लिया कि गजानंद पाटिल का कौन सा बंगला है। उसके बाद बंगले की रेकी की। बंगले में प्रवेश फाटक पर लकड़ी की कॉटेज बनी थी और उसमें एक वॉचमैन मौजूद था। फाटक के पार भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि देखने का कोई रास्ता नहीं था। फिर देवराज चौहान को पता चला कि पीछे की लाइन के बंगले पीछे से जुड़े हुए, यानी कि उसका पिछला हिस्सा एक दूसरे से चिपक रहा है। लेकिन दिन में पीछे वाले बंगले में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। गजानन पाटिल के बंगले के दाएं बाएं बने बंगलों को भी देखा। दोपहर 3 बजे तक देवराज चौहान गजानन के बंगले के आसपास के माहौल का जायजा लेने के पश्चात उस इलाके से निकल आया। आज रात गजानन के बंगले बंगले में प्रवेश करके उससे मिलने का इरादा था। रास्ते में लंच किया और बंगले पर पहुंचकर कॉफ़ी बनाई। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। सोचों में जगमोहन था कि अब तक वो जिंदा है या नहीं। गजानन पाटिल उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। देवराज चौहान आज रात गजानन से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। शाम 5 बजे देवराज चौहान ने बंगले की गुप्त जगह, जहाँ हथियार रखे जाते हैं, वहाँ से छोटी सी पिस्टल निकाली। साथ में सुइयों से भरा छोटा सा डिब्बा उठा लिया। इस पिस्टल से गोली नहीं, सुई निकलती थी, जो कि तेज़ बेहोशी की दवा से भरी होती और किसी के जिस्म में जाते ही मात्र 5 सेकंड में उसे घंटे भर की बेहोशी में सुला देती। आज रात देवराज चौहान का इरादा इसी हथियार का इस्तेमाल करने का था। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठकर पिस्टल के थाने में उस सुइयों को भरने लगा। एक बार में 150 सुइयाँ पिस्टल में डाली जा सकती थी और चलाने के लिए ट्रिगर नहीं था, बल्कि पिस्टल में ट्रिगर की जगह पर एक बटन लगा था, जो कि स्प्रिंगदार था। उसे दबाते जाओ और सुइयाँ एक के बाद एक बाहर निकलती थी। इस पिस्टल को तैयार करने के बाद देवराज चौहान ने एक रिवॉल्वर उठाई, उसमें मैगजीन भरी, फिर उसके नाल पर साइलेंसर चढ़ा लिया। वो जानता था कि गजानन पाटिल के यहाँ कुछ भी हो सकता था। आखिर सोनू सावंत जैसे डॉन का खास आदमी था वो। ये भी उसे पता था कि उसकी सारी मेहनत खराब भी हो सकती है। गजानन पाटिल बंगले में हो ही नहीं, परंतु देवराज चौहान वक्त नहीं गंवाना चाहता था। उसे जगमोहन की खबर चाहिए थी। गजानन पाटिल उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। ये भी बता सकता था कि वो कौन था जिसके लिए जगमोहन काम कर रहा था। 8 बजे अंधेरा होने पर देवराज चौहान ने चलने की तैयारी की और सोहनलाल को फ़ोन किया। मैं अभी अभी गोवा पहुंचा हूँ, सोहनलाल की आवाज़ आई। 10 मिनट में कोई होटल में पहुंच जाऊंगा। उस लड़की का पता लगते ही मुझे फ़ोन करना, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। पौने 10 बजे पाली हिल के इलाके में देवराज चांद ने कार पार्क की। अंधेरा घिर चुका था। ये शांत इलाका था, परंतु लोगों का आना जाना लगा हुआ था। देवराज चौहान अब फिर गजानन पाटिल के बंगले के आसपास का माहौल जांच लेना चाहता था। इस काम में उसने 2 घंटे और लगाए और अंत में ये फैसला किया कि पाटिल के बाई तरफ वाले बंगले के भीतर प्रवेश करेगा। उस बंगले में 2 कारें खड़ी दिख रही थी, लेकिन चहल पहल ना के बराबर थी, यानी कि कम लोग थे बंगले में। वहाँ जाकर साइड से गजानन के बंगले में जाया जा सकता है। देवराज चौहान ने 12 बजे तक इंतज़ार किया। अब तक इलाके में काफ़ी शांति दिखने लगी थी। कभी कभार कोई कार आ जाती थी या एक दो जोड़े रात में टहलते दिख रहे थे। गजानन के बंगले पर कोई हलचल नहीं दिखी थी। फाटक के बाहर लकड़ी के केबिन में वॉचमैन मौजूद था और उसी केबिन में लाइट भी ऑन थी। देवराज चौहान गजानन के बगल वाले बंगले की दीवार के पास पहुंचा, जो कि 10 फीट ऊंची थी। यहाँ से स्ट्रीट लाइट दूर थी। देवराज चौहान ने एक उछाल में दीवार थामी और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। बंगले के भीतर रोशनी थी, परंतु सन्नाटा छाया हुआ था। अब वहाँ 3 कारें खड़ी दिखीं। कुछ पल देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा, फिर गजानन के बंगले की दिशा की तरफ बढ़ा और साइड की दीवार के पास पहुंच गया। दोनों दीवारें जुड़ी हुई थीं और वे 12 फीट ऊंची थीं। दीवार के साथ ही जामुन और शहतूत के 4-5 पेड़ खड़े थे। देवराज चौहान ने जामुन के इस पेड़ को देखा, जो दीवार के साथ साथ ऊंचा जा रहा था। फिर बिना देर किए वो जामुन के पेड़ पर चढ़ने लगा। इस बात की भरपूर चेष्टा कर रहा था कि पत्ते टकराने की भी आवाज़ ना हो। बहुत सावधानी दिखाई देवराज चौहान ने पेड़ पर चढ़ने में, और दीवार की मुंडेर के पास पहुंचकर कुछ क्षणों तक सांसें संयत करता रहा। उसके बाद हाथ बढ़ाकर दीवार को पकड़ा और पेड़ को छोड़ दिया। अब देवराज चौहान दीवार थामे नीचे को लटका हुआ था। देवराज चौहान थोड़ा सा ऊपर हुआ, छाती को दीवार पर टिकाया और दीवार के उस पार भीतर झाँका। नीचे 15 फीट चौड़ा पोर्च दिखा, जिनमें 3 महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी। वहीं पर उसे 3 गनमैन दिखे, जो कि सतर्कता से पहरा दे रहे थे। सामने की तरफ का फाटक दिखा। भीतर हर तरफ पर्याप्त रोशनी थी। तभी देवराज चौहान को फाटक खुलता दिखा।
देवराज चौहान ने फाटक के बाहर गाड़ी की तेज हेडलाइट देखी। कोई आया था। गाड़ी आई है। क्या गजानन पाटिल आया है? देवराज चौहान सतर्क हो गया। फाटक पूरा खुला तो वो गाड़ी भीतर आ गई, जो कि महंगी और विदेशी गाड़ी थी। अब वहाँ 4 गाड़ियाँ नजर आ रही थी। तभी आने वाली गाड़ी की तीखी हेडलाइट बंद हो गई। उसी पल पीछे का दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति जो कि 6 फीट लंबा चौड़ा था निकल कर आगे बढ़ा और गाड़ियों की साइड से निकलता कुछ आगे जाकर एक दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाज़ा बंद हो गया। ये गजानन पाटिल हो सकता था, वरना इस तरह कोई दूसरा नहीं आ सकता था। उसने किसी से बात नहीं की, किसी ने उसे सलाम नहीं मारा। वो आया और भीतर चला गया। सेवकराम, तभी छत की तरफ से आवाज़ आई, फाटक बंद कर, कितनी बार कहा देर मत लगाया कर। देवराज चौहान जहाँ कहा तहाँ ठिठक गया। इसका मतलब छत पर भी गनमैन थे, उसे देख सकते थे। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। कुछ पलों तक देवराज चौहान हिला तक नहीं। फिर धीरे धीरे उसने गर्दन उठाई, ऊपर देखा। देवराज चौहान ने चैन की सांस ली। उसके ऊपर जामुन के पेड़ के पत्तों वाली टहनी आ रही थी। अगर वो टहनी उसके ऊपर ना आ रही होती तो उसे ऊपर का गनमैन कब का देख लेता। देवराज चौहान वहीं दीवार पर आधा टिका रहा, सिर नीचे कर लिया। नीचे तेज रोशनी में गनमैन फिर मुस्तैद से दिखने लगे थे। देवराज चौहान ने सिर थोड़ा पीछे कर लिया। अगर कोई गनमैन ऊपर देखता तो उस पर नज़र पड़ सकती थी। नीचे के तीनों गनमैन उसके निशाने पर थे। पिस्तौल से निकलने वाली बेहोशी की सुइयां उन्हें घंटे भर के लिए सुला सकती थी। परंतु बंगले की छत पर भी गनमैन था। क्या पता एक थे या दो थे। वो जब नीचे देखते तो उस स्थिति में उन्हें पता चल सकता था कि नीचे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मतलब कि नीचे वालों को संभालने से पहले ऊपर वालों को संभालना ज़रूरी था। देवराज चौहान वहाँ से हटा और वापस पेड़ पर आ गया। पत्तों की बेहद मध्यम सी आवाज़ हुई, परंतु सब ठीक रहा। देवराज चौहान ने सिर उठाकर पेड़ की ऊंचाई आंखों से जांची। फिर गजानन पाटिल के बंगले की छत की ऊंचाई देखी। दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर थी, परंतु समस्या भी थी। पेड़ और छत के बीच गैप था। उस गैप को बिना शोर शराबे के पार नहीं किया जा सकता था। नीचे वाले गनमैन या छत वाले गनमैन उसकी आमद के बारे में जान जाते। देवराज चौहान पेड़ की टहनी पर बैठे ही आसपास नजरें दौड़ाता रहा। फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि खतरा तो उसे उठाना ही पड़ेगा, किंतु छत पर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। देवराज चौहान सावधानी से पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो आखिरी डाल पर था कि वहीं रुक गया। जिस बंगले के आंगन में वो था, वहां से एक आदमी औरत बाहर निकले थे और खुले में टहलने लगे थे। उनकी हालत देखकर देवराज चौहान समझ गया कि दोनों ने ही पी रखी है। देवराज चौहान उसी अंतिम डाल पर बैठे उन्हें देखता रहा। करीब 20 मिनट टहलकर वो भीतर चले गए। फिर देवराज चौहान ने बंगले के भीतर की 2 लाइटें बंद होती देखी। रास्ता साफ था। देवराज चौहान पेड़ से नीचे उतरा और बंगले के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ गया। पीछे से बंगलों का हिस्सा पीछे का हिस्सा जुड़ा हुआ था। जिन बंगलों का मुख्य गेट उस तरफ दूसरी गली में था। देवराज चौहान ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे की दीवार पर चढ़ गया, जहां से उसे पीछे के बंगले का भीतरी हिस्सा दिखा। उधर की सारी लाइटें बंद थी। रात का 1 बज रहा था। लोग नींद में जा चुके थे। देवराज चौहान बेहद सावधानी से दीवार पर चलता पीछे वाले बंगले के हिस्से में चला गया और वहां से छत पर जाने की कोशिश में पहले एक खिड़की पर चढ़ा, फिर कुछ और ऊपर होकर छत को थामा और उस पर जा लुढ़का। उसके बाद ऊपर की दीवार पर किसी तरह पकड़ बनाई और छत पर जा पहुंचा। अब वो गजानन पाटिल के पीछे बंगले की छत पर था और दुबक चुका था। गजानन की छत पर जो भी गनमैन मौजूद था वो उसे उस अंधेरे में भी देख सकता था, क्योंकि छत से छत पर देखा जाना आसान था। देवराज चौहान ने थोड़ा सा सिर ऊपर किया और उस छत की तरफ देखा। अंधेरे में एक आदमी दिखा जो कि टहलता हुआ छत से नीचे भी झांक लेता था। 2 मिनट बीते कि दूसरा आदमी भी दिखा। देवराज चौहान उसी प्रकार छत पर नजरें टिकाए देखता रहा। 10 मिनट बीत गए। इतनी देर में वो जान गया कि उस छत पर 2 ही गनमैन हैं। दोनों के कंधों पर गन रखी दिख रही थी। देवराज चौहान ने सिर नीचे किया और उसी प्रकार आगे बढ़ता दोनों बंगलों की दीवारों को फलांगा और नीचे झुक गया। अब वो गजानन के ठीक पीछे वाले बंगले की छत पर था और दोनों छतों के बीच बंगलों के पीछे खाली जगह यानी कि करीब 20 फीट का फासला था। सुई वाला सुई वाली पिस्तौल की रेंज 30 फीट तक थी। काम हो सकता था। नीचे झुके ही झुके देवराज चौहान छत के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा और दीवार के साथ ही नीचे बैठ गया। जेब से पिस्तौल निकाली, उसे चालू किया और फिर घुटनों के बल बैठकर गजानन के बकरे की छत की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक गनमैन को छत के बीचों बीच चलते देखा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। वो गनमैन बंगले के सामने की तरफ जा रहा था। देवराज चौहान उसी मुद्रा में रहा। तभी सीढ़ियों की मोमटी से पीछे से होता हुआ दूसरा गनमैन एकाएक सामने आ गया। वो पीछे की तरफ आ रहा था। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो उसी मुद्रा में पिस्तौल संभाले स्थिर रहा। गनमैन दूर अंधेरे में भी इस तरह ध्यान से देखता उसके उठे हुए सिर को भाप सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। गनमैन पीछे की दीवार की तरफ आया, नीचे झाँका, 2 पल झाँकता रहा,
फिर पलटकर वापस जाने लगा। उसी पल देवराज चौहान ने निशाना साधा और पिस्तौल का बटन दबा दिया। दूसरे ही पल उसने देखा गनमैन अपनी पीठ को खुजलाने लगा है। इसके साथ ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए कि तभी देवराज चौहान ने उसे नीचे करते देखा। तीव्र बेहोशी की दवा ने अपना असर दिखा दिया था। देवराज चौहान उसी स्थिति में रहा। वो जानता था कि दूसरा गनमैन उसे गिरा पाकर फौरन उसके पास आएगा। ऐसा ही हुआ। उसने दूसरे गनमैन को देखा जो तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसे पुकार भी रहा था। मध्यम सी आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। वो पास आकर अपने साथी के गिरने की वजह जानने की कोशिश करने लगा। देवराज चौहान ने उसका भी निशाना लिया और पिस्तौल का बटन दबा दिया। ऐसा देवराज चौहान ने 2 बार किया कि उसके बचने की गुंजाइश न रहे और वो भी बेहोश हो जाए। फिर जल्दी से उसे भी गिरते देखा। छत पर सब कुछ शांत पड़ गया था। देवराज चौहान कुछ मिनट वहां का जायजा लेता रहा, फिर सीधे खड़े होते पिस्तौल जेब में डाली और उसी रास्ते से वापस बगल वाले बंगले के जामुन के पेड़ के ऊपर सावधानी से चढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो फिर दीवार से उस तरफ गजानन के बंगले में झांक रहा था। वहां 3 गनमैन टहलते दिख रहे थे। उन तीनों का निशाना लेने में देवराज चौहान को कोई समस्या नहीं थी। देवराज चौहान ने जेब से पिस्टल निकाली और एक का निशाना लिया। सेकंडों में वो फर्श पर गिरता दिखा। अभी तक बाकी 2 गनमैनों की निगाह अपने साथी की हालत पर नहीं पड़ी थी कि देवराज चौहान ने दूसरे गनमैन पर बेहोशी की सुई का फायर कर दिया। उसका हाल भी पहले जैसे गनमैन की तरह हुआ। लेकिन तीसरे गनमैन की निगाह अपने साथियों की हालत पर पड़ गई थी। देवराज चौहान ने देखा तो वह हैरान से ठिठका खड़ा था। फिर वो जल्दी से अपने साथियों की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उसका भी निशाना ले लिया। अब रास्ता साफ था। वॉचमैन मुख्य फाटक से बाहर था। उसे नहीं पता था कि इस तरफ क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने पिस्टल जेब में डाली, पूरी तरह दीवार पर चढ़ा और 12 फीट ऊंची दीवार से लटक कर नीचे आ गया। सामने ही कार कतार में खड़ी थी। देवराज चौहान ने आसपास देखा, सब ठीक था। किंतु देवराज चौहान को पता था कि यह सब ज़्यादा देर तक नहीं रहना था। कोई भीतर से बाहर आता या बाहर मौजूद वॉचमैन ने भीतर झांकना था कि मामला खुल जाना था। उसे जल्दी से गजानन पाटिल तक पहुंचना होगा। रिवॉल्वर से ज़्यादा बेहतर उसे बेहोशी देने वाली सुई लग रही थी इस वक्त। उसने पुनः पिस्तौल निकाली और पीछे के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ उसने गजानन पाटिल को प्रवेश करते देखा था। लेकिन 3 कदम से ज़्यादा आगे न बढ़ा सका देवराज चौहान। उसी पल वही दरवाज़ा खुला और 5 लोग बेहद तेज़ी से बाहर निकले। चारों के पास रिवॉल्वर थी और एक ने गन थाम रखी थी। रुख उसकी तरफ था। देवराज चौहान को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो कारों की ओट ले सके। हिल्ला मत, एक ने गुर्रा कर कहा। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। पिस्तौल फेंक दो, वही व्यक्ति उसी तरह बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव से मटने लगे। पिस्तौल फेंको, मुझे गजानन से मिलना है। देवराज चौहान का सर सख्त था। पिस्तौल गिरा दो। देवराज चौहान ने पिस्तौल गिरा दी। तभी गन वाला आगे बढ़ा, पास आया, ठोकर से पिस्तौल को गाड़ी के नीचे किया और पीछे की तरफ आकर गन का मुंह देवराज चौहान की पीठ से सटाता बोला, हम बंगले के भीतर से सीसीटीवी पर सब देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। देवराज चौहान समझ गया कि कहाँ मार खा गया वो। कौन हो तुम? देवराज चौहान। देवराज चौहान? उसकी आंखें सुकड़ी। बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ आकर। मुझे गजानन से मिलना, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, रिवॉल्वर वाले ने क्रूर स्वर में कहा। फिर पलट कर दूसरों से बोला, इसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले जाओ, शूट करके लाश सड़क पर फेंक दो। तुम पागल हो गए? मेरा गजानन से मिलना बहुत ज़रूरी, तुम्हारा मरना ज़रूरी है। फिर वो अपने साथियों से बोला, ले जाओ इसे। बाकी के लोग देवराज चौहान की तरफ बढ़े। तुम लोग बेवकूफ़ हो, मुझे गजानन से, देवराज चौहान ने कहना चाहा। ठहरो। तभी दीवार के भीतर फिट स्पीकर से मध्यम सी पतली सी आवाज़ उभरी। देवराज चौहान की तरफ बढ़ते गनमैन ठटक गए। उन्हें आदेश देने वाले व्यक्ति के दांत भिज गए। इसे पकड़े रहो। आवाज़ पुनः आई, मैं आ रहा हूँ। आपको आने की क्या ज़रूरत है, हम इसे संभाल लेंगे, उसी व्यक्ति ने कहा। परंतु दोबारा आवाज़ नहीं आई। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को मौत से भरी नज़रों से घूरा। देवराज चौहान समझ चुका था कि गजानन पाटिल आ रहा है। उसके लिए अच्छी बात थी। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और देवराज चौहान की तलाशी लेकर पीछे हट गया। तलाशी में मिली रिवॉल्वर उसने अपनी जेब में रख ली थी। तभी पीछे वाले दरवाजे से गजानन पाटिल बाहर निकला। उसने सिल्क का गाउन पहन रखा था, चेहरे पर विस्की का नशा दिख रहा था और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भिजी हुई थी। वो सीधा देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। मैं देवराज चौहान हूँ, जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ, वही जगमोहन जिसके पास तुमने मेरे आदमी को क्या किया? गजानन पाटिल ने दांत पीस कर कहा, बेहोश है, अभी होश में आ। तभी गजानन का जोरदार घूसा देवराज चौहान के गाल पर पड़ा। देवराज चौहान के होठों से कराह निकली। वो पीछे कार से टकराकर संभल गया। ये क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास। तभी गजानन पाटिल का घूसा देवराज चौहान के पेट में पड़ा। देवराज चौहान कराकर दोहरा हो गया। गजानन ने उसे सीधा करने की चेष्टा की। साथ ही देवराज चौहान ने उसका हाथ की उंगली अपने पैंट पर जाती महसूस की, परंतु कुछ समझ नहीं पाया। गजानन ने उसे सीधा किया और एक के बाद एक 2 घूंसे देवराज चौहान के चेहरे पर जड़े और गुर्राकर अपने लोगों से बोला, इस हरामी को यहाँ से बाहर फेंक दो और समझा दो कि दोबारा आया तो जिंदा नहीं बचेगा।
इसे ख़त्म कर देना ही ठीक है, वही वाला व्यक्ति बोला। पहली बार इसके लिए इतना ही काफ़ी है, दूसरी बार ऐसे मत दे देना। गजानन ने दांत पीस कर कहा। आप ज़रा 1 मिनट, वो बोला, इधर आइए। गजानन ने उस व्यक्ति को कठोर नज़रों से घूरा, फिर उसके साथ 15 कदम दूर पहुंच गया। इसे मार क्यों नहीं रहे? वो व्यक्ति फुसफुसाकर बोला। ज़रूरत नहीं समझता, गजानन ने तीखे स्वर में, धीमे स्वर में कहा। वही देवराज चौहान है। वो जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। उसे ख़त्म कर दो, मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारी तो है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, गजानन पाटिल ने बेहद कठोर स्वर में कहा। मतलब है, अब तुम हमारे अधिकार में हो। गजानन किसी के अधिकार में नहीं। देवराज चौहान को मार देने को कहो, नहीं तो मुझे अपने लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। तुम लोग मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकते। गजानन गुर्रा उठा। तुम लोगों के फैसले मुझ पर नहीं चल सकते, खास तौर से किसी की जान लेने जैसे फैसले। जो चल रहा है यही ज़्यादा है। तुम बगावत कर रहे हो। मैं किसी के अधीन ही कब था जो बगावत करूंगा? तुम अपनी औकात से बाहर आ रहे हो। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त गजानन पाटिल से बात कर रहे हो। तुम सोनू सावंत के अधीन हो। पर इस वक्त यहाँ जो हो रहा है वो सावंत साहब का मामला नहीं है, ना ही तुम सावंत साहब के आदमी हो। उसने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाते क्या उठा। बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो। उसने 15 सेकंड फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन को गजानन की तरफ बढ़ाया। गजानन ने फ़ोन लेकर कठोर अंदाज में बात की। कहो। देवराज चौहान को ख़त्म कर दो गजानन। आदमी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो हमें परेशान कर रहा है। मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है। उसके मेरे रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे लिए ही सही, तुम उसे ख़त्म कर दो। तुम लोग मेरे कौन हो जो तुम्हारी बात मानूं? मेरे फैसले, मेरी ज़िंदगी मेरी है। मेरे कामों में दखल मत दो। तुम लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए। पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। कहने के साथ ही गजानन ने फ़ोन पास खड़े आदमी को थमाया और देवराज चौहान की तरफ बढ़ता गुस्से से क्या उठा। इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। दोबारा यहाँ आए तो बेशक ख़त्म कर दो इसे। देवराज चौहान को वहाँ से बाहर निकाल देने के बाद ही गजानन पाटिल बंगले में गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान रात को 3:30 बजे बंगले पर पहुंचा। हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। गजानन पाटिल ने पेट में, चेहरे पर घूंसे पूरी ताकत से मारे थे। पेट में भी दर्द हो रहा था और गाल भी दर्द कर रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि गजानन पाटिल को सामने पाकर भी काम नहीं बन पाया था। उसने उसकी एक बात तक का भी जवाब नहीं दिया था। इतना ज़रूर था कि उसे मारने को नहीं कहा था, जबकि वो व्यक्ति उसे ख़त्म करने को कह रहा था। गजानन ने उसकी बात सुनी तक नहीं थी। वह एकदम ही उस पर फट पड़ा था कि वो यहाँ क्यों आ गया। देवराज चौहान का ध्यान दूसरी तरफ गया ही नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं और बंगले के भीतर कंट्रोल रूम से उसे देखा जा सकता है। बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान ने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर सोने चला गया। अगले दिन 11 बजे देवराज चौहान की आंख खुली। चेहरा दर्द कर रहा था, परंतु पेट में अब दर्द नहीं था। हाथ मुंह धोने के बाद किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और ड्राइंग हॉल में आ बैठा और गजानन पाटिल के बारे में सोचने लगा। वो उसे जगमोहन के बारे में बता सकता था। जैसे भी हो, उससे मिलना ज़रूरी था। उसके मुंह से बातें निकलवाना ज़रूरी थी। इस बार उससे मिलने के लिए तगड़ी कोशिश करनी होगी। कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा कि एकाएक देवराज चौहान की सोचें थम गई। उसे याद आया, चेहरे पर एक साथ 2 घूंसे मारने से एन ठीक पहले उसने गजानन की उंगलियां या हाथ अपनी जेब में हरकत करता महसूस किया था। वो क्या था? देवराज चौहान ने कॉफ़ी का प्याला तुरंत टेबल पर रखा और उठकर तेज तेज कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रात के उतारे कपड़े अभी तक बेड पर ही पड़े थे। बेडरूम में पहुंचकर देवराज चौहान ने पैंट की जेबों को चेक किया तो एक जेब में तोड़ा मोड़ा कागज़ मिला। देवराज चौहान ने कागज़ खोला तो जल्दी में लिखी 2-3 लाइनों को पढ़ा। जगमोहन को जिंदा पाना चाहते हो तो डेविड ब्राउन को ढूंढो, जो कि ड्रग स्मगलर रह चुका है और सोनू सावंत का साथी भी था कभी। मेरे पास या सोनू सावंत तक पहुंचने की कोशिश मत करना, मर जाओगे। देवराज चौहान ने कई बार 10 बार पढ़ा इन लाइनों को। गजानन मुंह से नहीं बोला था, परंतु उसने खामोशी से उसकी बात का जवाब दे दिया था। उसने घूंसे मारे, परंतु उसे जवाब भी दे दिया था। स्पष्ट था कि गजानन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ है, जो उसने उससे बात नहीं की। जिस प्रकार से कागज़ उसकी जेब में डाला, उससे लगता था कि वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, या फिर जगमोहन की मार्फत जानता हो, या फिर किसी और तरीके से जानता हो, परंतु उसे मामले की खबर थी। देवराज चौहान को राहत मिली कि जगमोहन जिंदा है, क्योंकि गजानन ने स्पष्ट लिखा था कि अगर जगमोहन को जिंदा पाना है तो इसका स्पष्ट मतलब था कि जगमोहन को अभी कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। थोड़ी सी मेहनत रंग लाई थी। बात अब डेविड ब्राउन की आती है। डेविड ब्राउन स्मगलर था, सोनू सावंत का साथी भी रह चुका है। तो क्या जगमोहन डेविड ब्राउन के कब्जे में है? ऐसा इंसान जो ड्रग स्मगलर रह चुका हो, सोनू सावंत का साथी भी रह चुका हो, उसे ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। कोशिश करने पर डेविड ब्राउन को ढूंढा जा सकता है, लेकिन पहले गुलाम जैदी से मिलना है। वो उस लड़की को जानता हो सकता है जिससे चांदी का दांत वाला हत्यारा रेस्टोरेंट में मिलता दिखा। चांदी के दांत वाला व्यक्ति डेविड ब्राउन का भेजा हत्यारा भी हो सकता है। कई बातें थी जो अभी समझ में आनी बाकी थी। तभी देवराज का फ़ोन बजने लगा। सोहनलाल का फ़ोन आया था।
उस लड़की का कुछ पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। तस्वीर दिखाकर रेस्टोरेंट होटलों में पूछता फिर रहा हूँ, उधर से सोहनलाल ने कहा। बीच पर बने रेस्टोरेंट में भी पूछताछ की है, 1-2 दिन में शायद कुछ पता चले। पता चलते ही बताना। रात मैंने गजानन से मिलने की कोशिश की, देवराज चौहान ने बताया। ओह फिर? देवराज चौहान ने सब कुछ बताया, कागज मिलने की बात भी बताई। डेविड ब्राउन उधर से सोहनलाल चौंक कर बोला। तुम जानते तो हो डेविड ब्राउन को? मैं जानता हूँ, यह कैसे हो सकता? 20 साल पहले हमने दिल्ली में एक बैंक डकैती की थी। तब डकैती के साथी के तौर पर डेविड ब्राउन को मैं ही तुम्हारे पास लाया था। वो काम चाहता था, पैसा चाहता था। उसने अच्छा काम किया। मुझे अभी याद है कि तब उसे डकैती के पैसे में से 6.5 करोड़ मिले थे, और उस पैसे से उसने ड्रग्स का काम शुरू किया था। मैं कुछ देर तो उसके टच में रहा, परंतु उसे ड्रग्स के बिजनेस में धंसते देखकर उसे मिलना बंद कर दिया। मुझे किसी डेविड ब्राउन की याद नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। दिमाग से उतर गया होगा वो। हो सकता है। अब डेविड ब्राउन कहाँ मिलेगा? नहीं पता। इतना पता है कि बाद में वो सोनू सावंत के साथ काम करने लगा था। तब सावंत डॉन नहीं था। उसके बाद डेविड ब्राउन और सोनू सावंत भी अलग हो गए थे और अपने अपने धंधे करने लगे थे। गजानन ने कागज पर स्पष्ट लिखा है कि मेरे या सोनू सावंत के पास आने की कोशिश की तो मारे जाओगे। ऐसा उसने क्यों कहा? ये तो वही बेहतर बता सकता है। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर तो तुम्हें सिर्फ डेविड ब्राउन की तलाश करनी चाहिए। उसे ढूंढो, वो मिल जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि वो मिल जाएगा, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे मन में है कि गजानन से एक बार फिर मिलने, बात करने की चेष्टा करूँ। वो काफ़ी कुछ बता सकता है। अगर वो मिल सकता या बात कर सकता होता तो रात वो तुमसे बात ज़रूर करता। अपने साथियों के बीच होने पर भी उसने छिपे ढंग से कागज़ तुम्हारी जेब में डाला है, तो ज़रूर उसके सामने कोई मजबूरी होगी। ऐसे में अगर तुम उसके पास पहुंचने की दोबारा चेष्टा की तो हो सकता है उसको सख्ती करनी पड़े, जैसे कि उसने लिख भी दिया है। देवराज चांद सोच भरे देवराज चांद के चेहरे पर सोच भरे भाव दिख रहे थे। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। गजानन की बात से इतना तो स्पष्ट हो गया कि जगमोहन जिंदा है और डेविड ब्राउन को जगमोहन की खबर है। मैं अपना काम जल्दी खत्म करके मुंबई आने की चेष्टा करता हूँ, उधर से सोहनलाल ने कहा। उस लड़की का पता चलते ही मुझे फ़ोन करना। इसके साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। वो डेविड ब्राउन या 20 साल पहले दिल्ली में की बैंक डकैती को याद करने की चेष्टा करने लगा, जिसमें डेविड ब्राउन शामिल था, लेकिन याद नहीं आया। सोहनलाल डकैती के मौके पर साथी के तौर पर कई लोगों को ला चुका था। उन्हीं में कोई डेविड ब्राउन भी रहा होगा। पर वो जो भी है, उसे हर हाल में ढूंढना होगा। उसकी तस्वीर भी देखनी होगी कि पता तो चले कि कैसा दिखता है, जिसकी वो तलाश कर रहा है। डेविड ब्राउन को ढूंढ निकालने में देवराज चौहान देर नहीं करना चाहता था, परंतु इतनी ही जल्दी उसे गुलाम जैदी से मिलने नहीं की थी, जो कि उसे जोएल के बारे में और जोएल उसे उस लड़की के बारे में बता सकता था, जो रेस्टोरेंट में चांदी के दांत वाले से मिली थी, और लड़की से चांदी के दांत वाले का ब्यौरा पूछा जा सकता था। इस तरह वो उस व्यक्ति तक पहुंच सकता था जो इस मामले में पीछे बैठा साजिश रच रहा था। अगला दृश्य। देवराज चौहान दिन भर गुलाम जैदी के बारे में पता करता रहा। गुलाम जैदी के बारे में उसे काफ़ी कुछ पता चला। उसमें खास बात तो ये थी कि वो मलाड के एक फ्लैट में अपनी पत्नी, 3 बच्चों और बूढ़े पिता के साथ रहता था। अब चूंकि वो गैंग का लीडर बन चुका था, ऐसे में जल्दी उसे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाना था। हो सकता है इस बात की वो तैयारी भी कर रहा हो। गुलाम से वहाँ नहीं मिला जा सकता था, जहाँ से वो सब धंधे संभालता है। ऐसे में देवराज चौहान मलाड के उस फ्लैट पर पहुंचा जहाँ उसका परिवार रहता था। वहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। देवराज चौहान ने बैल बजाई तो 40 बरस की औरत ने दरवाज़ा खोला। गुलाम साहब हैं? देवराज चौहान ने पूछा। वो जानता था कि क्या जवाब मिलेगा। नहीं, वो तो घर पर नहीं है। कब तक आएंगे? कल सुबह के गए, अभी तक तो आए नहीं, लेकिन शाम को उन्होंने फ़ोन पर बताया था कि आज आएंगे। इस वक्त शाम हो चुकी थी। कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। मैं कल आ जाऊंगा। सोसाइटी से निकलकर देवराज चौहान एक तरफ फुटपाथ पर ठीक सी जगह देखकर किनारे पर बैठ गया और गुलाम जैदी के आने का इंतजार करने लगा, जबकि वो गुलाम को पहचानता नहीं था। देवराज चौहान का यह इंतजार रात 10 बजे खत्म हुआ। 10 बजे देवराज चौहान ने सोसाइटी के गेट पर 2 वैन और एक कार रुकती देखी। कार बीच में थी और दोनों वैन आगे पीछे थी। रुकते ही दोनों वैनों से 5 आदमी उतरे और कार के गिर्द फैल गए। देखकर ही पता चलता था कि पांचों खतरनाक है। तभी कार का पीछे का दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति के साथ गुलाम जैदी बाहर निकला। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से दोनों को देखा। उसे लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक गुलाम हो सकता है। दोनों ने मिनट भर बात की, फिर गुलाम सोसाइटी के गेट की तरफ बढ़ गया। गेट से भीतर प्रवेश करते ही वे लोग वैन और कार में बैठे और वहां से चले गए। देवराज चौहान जल्दी से आगे बढ़ा और सोसाइटी के गेट से भीतर जाने को हुआ। तभी गेट पर खड़े गार्ड ने उसे टोका। किधर जाना है साहब जी? उनके देवराज चौहान ने 30 कदम आगे जाते गुलाम की तरफ इशारा किया। साथ हूँ। गार्ड ने कुछ नहीं कहा और देवराज चौहान गुलाम की तरफ बढ़ता चला गया।
इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल थी। लोग डिनर के पश्चात टहल रहे थे। देवराज चौहान ने देखा कि गुलाम जैदी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। वो तेज तेज कदम चलता हुआ गुलाम के पीछे जा पहुंचा। तब लिफ्ट 8-10 कदम दूर थी। वहां 3 लोग खड़े दिख रहे थे। गुलाम, देवराज चौहान ने पीछे से पुकारा। गुलाम जैदी फौरन पलटा। 5 कदम पीछे देवराज चौहान था। गुलाम की आंखें सिकुड़ी। तुमने मुझे पुकारा? गुलाम बोला। हाँ, अगर तुम गुलाम हो तो। तुम्हारी आवाज़ मैंने सुनी है। गुलाम क्या उठा। कहाँ सुनी है याद नहीं यार। मैं बता देता हूँ। देवराज चौहान करीब आ गया। हमने फ़ोन पर बात की थी। मैंने तुम्हें बताया था कि मरने से पहले बापड़े मुझे जोइल के बारे में बता गया। देवराज चौहान? गुलाम चौंक उठा। अब तुमने सही पहचाना। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम यहाँ कैसे? तुम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे बात नहीं, बात तो तुम्हें करनी ही होगी। मैं अभी, मेरी हैसियत समझ रहे हो? गुलाम के होठ बिचे। अब मैं गैंग का बड़ा बन चुका। मेरी जेब में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर है, और मैं तुम्हारे रिवॉल्वर निकालने से पहले ही रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें शूट कर दूंगा। जब लोगों को तुम्हारे नीचे गिरने की वजह पता चलेगी, मैं यहाँ से जा चुका हूँ। गुलाम कुछ बेचैन दिखा। बापड़े को तुमने मारा? उसने पूछा। नहीं। क्या बात करनी है? यहाँ नहीं। देवराज चौहान ने गुलाम के कंधे पर हाथ रखा। सोसाइटी के बाहर चलकर बात करते। जो पूछना है यही। बाहर चलेंगे गुलाम, यहाँ लोग बहुत हैं, बात का मज़ा नहीं आएगा। चलना शुरू कर दो। दोनों सोसाइटी के गेट की तरफ बढ़ने लगे। तुम कब से बापड़े के साथ काम कर रहे थे? देवराज चौहान ने पूछा। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर इस तरह हाथ रखा कि वो कोई हरकत ना कर सके। उसके दोनों हाथों पर देवराज चौहान की नज़र थी कि वह रिवॉल्वर निकालने की चेष्टा न करे। जब से बापड़े ने गैंग शुरू किया था, गुलाम की नज़रें आसपास फिर रही थी। इधर उधर देखना बंद कर दो, तुम्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती। जरा भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। देवराज चौहान ने कहा। बापड़े के पास ऐसा क्या था कि आनंद फानन में गैंग शुरू किया और सफल हो गया? मैं नहीं जानता। तुम उसके साथ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह सफल कैसे हुआ। इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया कि गैंग को पूरे मुंबई में फैला दिया? ड्रग्स और वेश्यावृत्ति के धंधे में सबसे आगे निकल गए। वो बहुत मेहनत करता था। गुलाम ने बेचैनी से कहा। मेहनत तो सब करते हैं। तुम सही जवाब नहीं दे रहे। देवराज चौहान का सर शांत था। दोनों सोसाइटी के गेट से बाहर निकले और बाई तरफ बढ़ने लगे। देवराज चौहान का हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। सड़क पर लोग भी आ जा रहे थे। ये इलाके के भीतर की सड़क थी। यहाँ पर ट्रैफिक ना के बराबर था। देवराज चौहान की सतर्क निगाह हर तरफ जा रही थी। मेरे बारे में क्या जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ खास नहीं, इतना ही कि तुम बापड़े के पीछे पड़े थे, अपने भाई जगमोहन को ढूंढ रहे हो। और कुछ नहीं। जगमोहन के बारे में क्या खबर है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, गैंग का उससे कोई वास्ता नहीं है। तुम खामखा हमारे पीछे पड़े हो। गुलाम ने कहा। जगमोहन का वास्ता बापड़े के गैंग से रहा है? नहीं रहा। रहा होता तो मुझे मालूम होता। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। डेविड ब्राउन का नाम सुना है? ये कौन है? ड्रग्स के व्यापार में ये सालों पहले मुंबई में छाया हुआ था। इसका नाम सब जानते हैं। थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, पर मैं इसे नहीं जानता। देवराज चौहान गुलाम के साथ एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुका और जेब से चांदी के दांत वाले की वो तस्वीर निकाली जिसमें वो रेस्टोरेंट में लड़की से मिल रहा था। लड़की की पीठ इस तरफ थी। इस आदमी को तो जानते होगे। गुलाम ने तस्वीर देखी, फिर क्या उठा। मैंने इसे कभी नहीं देखा। ध्यान से देखो। तुमने इसे देखा हो? नहीं देखा। गुलाम ने इनकार में सिर हिलाया। तस्वीर में इसके सामने एक लड़की बैठी है। उसका सिर और कंधे दिख रहे हैं। इसके बाल बहुत ही खास अंदाज में बने हुए हैं। ऐसे बालों वाली लड़की को तुम जानते होगे? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान ने जेब से दूसरी तस्वीर निकाली जिसमें लड़की का चेहरा स्पष्ट था। इसे कहाँ देखा है? कौन है ये? गुलाम ने लड़की की तस्वीर देखने के बाद कहा। मैंने इसे नहीं देखा कभी। पक्का? हाँ मैं। तुम हर बात से इनकार कर रहे हो। देवराज चौहान ने तस्वीरें जेब में रख ली। जब मुझे पता ही नहीं तो तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? और तुम हो कौन? नाम तुम्हें पता ही है। नाम तो पता है, लेकिन तुम हो क्या चीज़? मुझे पता लगा था कि एक दिन शंकर बापड़े तुमसे मिलने गया था। वो किसी साधारण आदमी से क्यों मिलने जाएगा? तुमने हमारा एक ठिकाना बमों से उड़ा दिया था। याद है तुम्हें? देवराज चौहान ने कहा, और गुलाम के कंधे पर हाथ रखे एक अंधेरी गली में प्रवेश कर गया। यहाँ क्यों जा रहे हैं? तुमसे बात करनी है। अभी बातें खत्म नहीं हुई? नहीं, अभी खास बात तो बाकी है। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान हूँ। नाम सुना है कभी या? सुना है। ओह, तुम वो डकैती मास्टर देवराज चौहान? तुम्हें मेरी बातों का सच जवाब जवाब देना चाहिए। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं सच ही कह रहा हूँ तुमसे, कुछ भी झूठ नहीं बोला। देवराज चौहान गली के भीतर अंधेरे में ठिठका, गुलाम के कंधे से हाथ उठाया और उसकी जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकालकर अंधेरे में दूर फेंक दी। ये तुम क्या कर रहे? जोएल कौन है? देवराज चौहान ने जेब से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाल ली।
जोएल, मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। मैं सच कह बापड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया था। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। अंधेरे में खड़ा गुलाम फौरन कुछ नहीं कह सका। बोलो। देवराज चौहान के दांत भिज गए थे। बापड़े ने बता दिया था तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गुलाम ने कहकर गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहता। तभी गुलाम देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान तैयार नहीं था कि गुलाम ऐसा कुछ कर सकता है। देवराज चौहान जोरों से लड़खड़ाया कि उसी पल गुलाम ने भागने की चेष्टा की, लेकिन उसकी कमीज का कॉलर देवराज चौहान के हाथ में आ गया, जिसकी वजह से गुलाम जोरों से लड़खड़ाया। तब तक देवराज चौहान संभल चुका था। उसने रिवॉल्वर गुलाम के सिर से लगा दी। गुलाम ठिठक गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। देवराज चौहान ने गुलाम के सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते की चोट की। गुलाम तड़प उठा। अब होशियारी मत दिखाना। देवराज चौहान गुर्रा उठा। गुलाम ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने उसकी कमीज का कॉलर छोड़ा और धकेल कर 2 कदम दूर खड़ा कर दिया। अंधेरे में दोनों ठीक से एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊं। मरना नहीं चाहते तो बिना रुके जोएल के बारे में बताते जाओ। जहां रुके वहीं गोली तुम्हारे सिर में धंस जाएगी। देवराज चौहान के सर में मौत के भाव थे। असल में जोएल गैंग चलाता है। गुलाम ने जल्दी से कहा। मतलब कि बाबड़े की गैंग को जोएल चला रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, जोएल, टोनी और बलसार, ये तीनों पीछे रहकर गैंग को चलाते हैं। बाबड़े गैंग का मालिक नहीं था। वो कुछ भी नहीं था। सामने उसका चेहरा कर रखा था और उसे प्रॉफिट का 10% मिलता था। और तुम? मेरे साथ भी ऐसा होता है, गुलाम ने कहा। इसका मतलब वो तीनों ही गैंग के मालिक हैं। देवराज चौहान के लिए ये नई खबर थी। हाँ, जोएल, टोनी और बलसार, ये तीनों ही। हाँ। ये बात किसको पता है? उन तीनों को और मुझे। इसके अलावा कोई नहीं जानता? नहीं, कोई नहीं जानता। अब तुम जान गए हो। वो तीनों बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं कि तुम्हें मारा जाए या ना मारा जाए। वो तुम्हें भी मार देंगे। उनके रास्ते में मत आओ। मेरा रास्ता भी मत रोको। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कल सोनू सावंत मेरे से मीटिंग करने आ रहा है। सोनू सावंत तुम्हारे पास? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हैरानी हो रही है ना, पर यह सच है। दोपहर 1 बजे ब्लू रेडिसन होटल में हमारी मीटिंग होने जा रही है। वो अपनी डॉन की कुर्सी छोड़ रहा है मेरे लिए। उसका सब कुछ मेरा हो जाने वाला है। मुंबई का डॉन मैं बन जाऊंगा। इस मीटिंग में टोनी, जोएल और बलसार भी होंगे। ये सब कैसे हो रहा है मैं नहीं जानता। जो किया है उन तीनों ने ही किया है। इसी से तुम उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो। वो तुम्हें क्यों डॉन बना रहे हैं? खुद क्यों नहीं बनते? देवराज चौहान ने उलझन में पूछा। वो सामने नहीं आना चाहते। डॉन मैं बनूंगा, परंतु मेरी गर्दन हर वक्त उनके हाथ में रहेगी। होगा वही। मैं वही करूंगा जो वो चाहेंगे। मेरे ख्याल में तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होगे। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके रास्ते में मत आओ देवराज चौहान। तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो और हमें अपने कामों। मुझे जगमोहन चाहिए। जगमोहन का हमसे कोई वास्ता नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन तीनों का भी कोई वास्ता नहीं। उन तीनों का वास्ता है। तुम्हारा पता नहीं। देवराज चौहान ने कहा। कैसे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये बताओ कि ये लोग कहाँ रहते हैं। मैं नहीं जानता, सच में नहीं जानता। हर सुबह 11 बजे तक ये लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ से हम अपने धंधे चलाते हैं। गैंग के लोग इन्हें मेरे मैनेजर के तौर पर जानते हैं, गुलाम ने बताया। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो कि ये कहाँ रहते? ये हो सकता है और ऐसा ही चल रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ रहते हैं। शायद बापड़े को भी नहीं पता था कि ये तीनों कहाँ रहते हैं। तुम्हें बताया तो है कि तीनों कितनी ताकत रखते हैं। जो सोनू सावंत को नचा सकता है वो क्या नहीं कर सकता? जो मुझे मुंबई का डॉन बना सकता है वो सब कुछ कर सकता। मुझे जोहेल से मिलना है। देवराज चौहान ने दांत बीच कर कहा। वरना मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। बस करो देवराज चौहान, गुलाम तीखे स्वर में बोला। क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढ रहे? देवराज चौहान आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर रख दी। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त देता हूँ। मालूम है तो बता दो, नहीं तो मारो। देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। चंद पल चुप रहकर फंसे स्वर में गुलाम बोला। आज टोनी का जन्मदिन है। मैंने उन्हें बातें करते करते सुना था। वो तीनों रात 11 बजे मटुंगा के रेस्टोरेंट ला गारिका में मिलेंगे। वहाँ डिनर करेंगे। पक्का नहीं है, पर मैंने उन्हें बातें करते सुना। तीनों के उलिये बताए? गुलाम ने तीनों के उलिये बताए हैं। देवराज चौहान ने टिगर दबा दिया। मध्यम सी आवाज़ के साथ गोली नाल से निकली। वो गुलाम की गर्दन को पार करती पीछे दीवार से जा टकराई। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और गली के बाहर आ गया। रोशनी में उसने वक्त देखा, 10:30 बज रहे थे। माटुंगा के ला गारिका रेस्टोरेंट को वो जानता था। देवराज चौहान कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया, परंतु सोचे टोनी, बलसार और जोएल पर जा रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान मटुंगा के ला गारिका रेस्टोरेंट में पहुंचा तो 11:15 बजे थे। रेस्टोरेंट की रौनक चमक सीमा पर थी। तेज़ रोशनी हर जगह चमचमा रही थी। पार्किंग में कारों का ढेर खड़ा लग रहा था। देवराज चौहान जानता था कि हर पैसे वाला इस रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना ज़रूर पसंद करता है, क्योंकि यहाँ बेहतर खाने के साथ अच्छी शराब भी उपलब्ध थी।
रेस्टोरेंट का अपना बार था और दुनिया की हर शराब यहाँ हासिल थी। कार पार्क करने के बाद देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया और उस तरफ बढ़ गया जिधर रेस्टोरेंट का हॉल था। यहाँ वो जगमोहन के साथ कई बार आ चुका था। रेस्टोरेंट का हॉल इतना बड़ा था कि यहाँ बारात का स्वागत किया जा सकता था। करीब 100 टेबलें वहाँ पर लगी हुई थी। हर टेबल के पास 4 कुर्सियाँ थीं। अलग लोग संख्या में ज़्यादा अगर लोग संख्या में ज़्यादा हों तो टेबलें जोड़ दी जाती थी। देवराज चांद की निगाह रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के बाद वहाँ बैठे लोगों पर जाने लगी। फैला हुआ होने की वजह से वहाँ बैठे लोग दूर दूर थे। तभी देवराज चौहान के पास सूट पहने एक व्यक्ति जो कि स्टाफ का था पहुंचा। वेलकम सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, वो यहाँ आने वाले थे और हमने डिनर लेना था, देवराज चौहान ने कहा। वो मिले सर? देख रहा हूँ, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। जल्दी उसे टेबल पर बैठे बलसार, जोएल और टोनी दिख गए। उनका हुलिया ठीक वही था जो गुलाम ने बताया था। देवराज चौहान को शक की गुंजाइश नहीं रही कि वो इन्हीं की तलाश में यहाँ आया है। देवराज चौहान ने उनसे 30 फीट दूर एक ऐसी टेबल संभाल ली जहाँ से वो इन तीनों को देख सके। उनके करीब की टेबल देवराज चौहान ने इसलिए नहीं ली कि कहीं वो तीनों या तीनों में कोई उसे पहचानता ना हो। देवराज चौहान को वहाँ बैठे मिनट भर हुआ कि वेटर मेन्यू लेकर आ पहुंचा। मेरे दोस्त आने वाले हैं, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। तब तक लार्ज पैक सबसे महंगी विस्की ले आओ। वेटर चला गया। देवराज चौहान चेयर पर बैठा यदा कदा उन तीनों पर नजर मार लेता था और सोच रहा था कि इन तीनों में जोएल कौन हो सकता है। गुलाम के बताए हुलिये के आधार पर वो जोएल को पहचान नहीं पा रहा था। इस वक्त वो तीनों भी विस्की का मज़ा ले रहे थे। उनके गिलासों में विस्की बाकी थी। गुलाम ने बताया था कि 11 बजे इन्होंने यहाँ मिलना था। इसका मतलब कुछ देर पहले ही वे यहाँ पहुँचे। ये उनका पहला गिलास है। देवराज चौहान का लार्ज पैक विस्की का सर्व हो गया। देवराज चौहान घूंट भरता वक्त बिताने लगा। इन तीनों को उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये तीनों उस खतरनाक गैंग के मालिक थे, परंतु इस हकीकत को कोई नहीं जानता था। देवराज चौहान ने आधा घंटा लगाकर गिलास खाली किया कि तभी उन तीनों में से एक को उठते देखा और एक तरफ बढ़ते देखा। वो बलसार था। देवराज चौहान जानता था कि उस तरफ बाथरूम है। बाकी दोनों बातों में व्यस्त थे। तभी देवराज चौहान उठा और साधारण से अंदाज में बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम हॉल के दाएं कोने में जाकर था। उसने उसे यानी बलसार को बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश करते देखा। देवराज चौहान आराम से बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। बंद हो चुके दरवाजे के पास देवराज चौहान पहुंचा और दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। बलसार ठिकाने पर खड़ा सूसू कर रहा था। देवराज चौहान के भीतर आने पर उसने सिर घुमाकर उसे देखा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। यानी वो देवराज चौहान को नहीं पहचानता था। वो अपने काम से फारिग हुआ और पैंट ठीक करके वॉश बेसिन तक पहुंचा कि देवराज चौहान उसके पास आ गया। सामने के शीशे द्वारा दोनों की आंखें मिली और देवराज चौहान मुस्कुराया, जबकि बलसार ने नजरें फेर ली। नाम क्या है तुम्हारा? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। क्या मतलब? बलसार पलट कर देवराज चौहान को देखने लगा। टोनी, जोएल या बलसार? बलसार की आंखें कुछ फैली, वो कुछ सतर्क दिखा। तभी देवराज चौहान ने साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और नाल बलसार की छाती पर लगा दी। बलसार ठगा सा रह गया। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। कौन हो तुम? बलसार ने एकाएक कठोर स्वर में पूछा। पहले सवाल मैंने किया था, अपना नाम बोलो। बलसार। तुम कौन हो? बलसार के होठ भिज गए थे। देवराज चौहान। देवराज चौहान? बलसार बुरी तरह चौंका। तो पहचान गए? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। बलसार ने अपने को संभालने की चेष्टा की। मेरे पास क्यों आए हो? पहले ही आ जाता, पर अभी मालूम हुआ कि गैंग के असल मालिक तुम तीनों। बापड़े या गुलाम तो मुखौटा है। बलसार के चेहरे का रंग अब भी बदरंग था। ये बात तुम्हें किसने बताई? गुलाम ने। गुलाम? नहीं, वो कुछ नहीं कहने वाला। जब जान जाने वाली हो तो बड़े बड़े मुंह खोल देते हैं। गुलाम ने भी ऐसे ही किया। वैसे अब वो जिंदा नहीं है। तुमने उसे मार दिया? उसका मरना ही ठीक था मेरी नज़रों में। मुझसे क्या चाहते हो? बलसार खुद को पूरी तरह संभाल चुका था। गुलाम ने बताया, कल सोनू सावंत के साथ मीटिंग है। कल अपनी कुर्सी तुम लोगों को दे रहा है। इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिया तुम लोगों ने कि सोनू सावंत तुम लोगों की बात मानने लगा? बलसार के होठ बिच गए। गुलाम की मौत के बाद कल की मीटिंग तो कैंसिल हो जाएगी। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ जगमोहन चाहिए। उसे मेरे हवाले करो और बात खत्म। मैं किसी जगमोहन को नहीं जानता। बलसार कह उठा। जानते हो? बापड़े ने मुझे बताया था कि तुम तीनों जगमोहन को जानते। मैं नहीं मान सकता बापड़े ने ऐसा कहा होगा। बलसार का स्वर दर्द बलसार के स्वर में दर्द था। नहीं, कभी नहीं। हम तीनों में से कोई जगमोहन को नहीं जानता। तुम कब से खामखा हमारे पीछे पड़े हो, हमारा एक ठिकाना भी बर्बाद कर दिया। ये तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बातों से हमारा कोई मतलब नहीं। कोई मतलब तो है ही नहीं है। देवराज चौहान ने उसकी छाती पर रिवॉल्वर की नाल रखे जेब से चांदी के दांत वाले की तस्वीर निकाली और बलसार के सामने कर दी। देवराज चौहान इस बारे में सतर्क था कि कोई भी शख्स बाथरूम में आ सकता था। तस्वीर देखते ही बलसार चिहुक उठा।
देवराज चांद के होठ सिकुड़ गए। तो तुम इसे जानते हो? देवराज चांद तस्वीर जेब में रखते क्या उठा। कौन है ये? मैं नहीं जानता। झूठ बोला तो मरोगे। देवराज चांद गुर्रा उठा। कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे इससे क्या मतलब? बलसार ने व्याकुलता से पूछा। ये मेरी जान लेने की कोशिश में है। ओह। बलसार ने देवराज चांद की आंखों में झांका। फिर तो तुम जल्दी मरने वाले हो। ये कौन है और किसके लिए काम करता है? देवराज चांद बोला। बेकार की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे से कुछ नहीं जान सकते, बलसार ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चांद ने जेब से दूसरी तस्वीर निकाली और उसके सामने कर दी। ये उसी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही बलसार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद के दांत भिज गए। उसने कहा, तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये लड़की कौन है? जिसकी तस्वीर तुमने पहले मुझे दिखाई थी वो तुम्हें मार कर ही चैन लेगा। तुम। ये लड़की कौन है? देवराज चांद गुर्राया। तस्वीर जेब में रख ली। तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान सकते। अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तुम मुझे नहीं मार सकते। यह होटल, मुझे चांदी के दांत वाले और इस लड़की के बारे में बताओ। नहीं, बलसार दृढ़ स्वर में बोला। मैं तुम्हें शूट करने जा रहा हूँ। देवराज चौहान की आंखों में मौत के भाव चमक उठे। बलसार होड़ पीछे देवराज चौहान को देखता रहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। बलसार के चेहरे पर दृढ़ता थी। देवराज चौहान ने टिगर दबा दिया। मध्यम सी आवाज़ के साथ गोली बलसार की छाती में जा लगी। वो वॉश बेसिन से टकराया। गिरने से पहले उसने वॉश बेसिन को थामने की चेष्टा की, परंतु नीचे जा लुढ़का और फर्श पर फैल गया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। देवराज चौहान एक कदम आगे बढ़ा और झुकते हुए रिवॉल्वर की नाल उसके सिर से लगाई कि तभी बलसार ने आंखें खोली। वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। बताते हो? देवराज चौहान ने पूछा। बलसार ने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने टिगर दबा दिया।